नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 हमारा पर्यावरण, जिसमें हमने एक भाग कर लिया है। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। आज वाला भाग बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सीधा सा सिंपल सी भाषा में बताएंगे ताकि आपको ये चैप्टर सुनने भर से याद हो जाए और उसके बाद में आप एक बार नोट से रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। जैसा ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस चैप्टर को और बहुत ही आसान सी भाषा में समझते हैं ताकि आपको रटने की प्रवृत्ति को छोड़ दे और इसको आसानी से समझ पाए, बहुत ही सिंपल सी भाषा में। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले आहार श्रृंखला क्या होती है। हमारा जो टॉपिक है इसके बाद में जो कल हमने पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ रहे हैं। देखो हमने थोड़ा सा, मैं आपको रिकैप करवा देता हूं पीछे वाला। हमने पढ़ा था यहाँ पर परितंत्र के बारे में। परितंत्र हमारा दो प्रकार का था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली जितनी भी उसके अंदर जैविक और अजैविक घटक होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है इसके बाद में वो है आहार श्रृंखला, यानी खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला क्या होती है। हम अपने लाइफ में हमारे जो प्रकृति है इसके अंदर देखते हैं हर जीव किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर है। आप कोई सा भी जीव ले लीजिए वो दूसरे के दूसरे पर निर्भर है। सिर्फ पेड़ पौधों को छोड़कर सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं और नील हरित शैवाल ही है जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बना लेती है। बाकी इस प्रकृति पर जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं वो अपने भोजन के लिए किसी न किसी तरीके से दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये जो तरीका है इसमें हम देखते हैं कि हर पौधा दूसरे पर, दूसरा तीसरे पर, तीसरा चौथे पर, इस तरह से निर्भर रहता है। तो ये जो एक श्रृंखला बन जाती है इसी को ही हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। हमारी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो देखते हैं तो किसी परितंत्र में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, जिससे परितंत्र में जीवधारियों की निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है। एक श्रृंखला, जैसे यहां पर पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे को हिरण खाता है, हिरण को शेर खाता है, तो ये एक श्रृंखला बन गई। ठीक है। एक अपन देखते हैं जहां से हरे पेड़ पौधे हैं इसको कोई टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सर्प खा जाता है यानी सांप खा जाता है और सांप को बाज खा जाता है। तो ये हमारी एक और श्रृंखला बन गई, ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। हमने देखा पेड़ पौधे को बिच्छू खाता है, बिच्छू को मछली खा जाती है, मछली को बगुला खा जाता है, सारस खा जाती है। तो ये क्या है, ये देखो हमारी श्रृंखलाएं बन रही है। यहां पर हमारी 3 श्रृंखलाएं हैं। तो इस तरह की प्रकृति में बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। ये इससे अपना खाद्य यानी भोजन प्राप्त करता है, इससे ये अपना भोजन इससे प्राप्त करता है। तो एक ना एक दूसरे से क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं अपना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी इस प्रकृति में, इस परितंत्र में हर जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, जिससे वो अपना क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है। जिससे क्या होता है, इस परितंत्र में एक जीवधारियों की क्या बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एक श्रृंखला बन जाती है। इसे खाद्य श्रृंखला या तो खाद्य श्रृंखला कह दो या आहार श्रृंखला कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा, जैसे मैंने उदाहरण यहां भी लिखा है, घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक, मेंढक को सर्प, सर्प को आगे लिखे तो बाज खा जाता है, लिखना चाहे तो। लेकिन अपने उदाहरण के लिए घास को हिरण खाता है, हिरण को शेर खा जाता है। तो बहुत ही सिंपल सी भाषा। हमें आपसे प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो हमें ये चित्र नहीं बनाना है, ये चित्र तो हमने आपको समझाने के लिए बनाया। आप उदाहरण इस तरह से लिखेंगे या फिर अपनी भाषा में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे घास है, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, घास को क्या है, टिड्डा खा जाता है, टिड्डे को मेंढक अपना भोजन बनाता है, मेंढक को सर्प अपना भोजन बनाता है। तो इस तरह की कड़ी बाई कड़ी जुड़ती रहती है और एक श्रृंखला बन जाती है। इस श्रृंखला को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। समझ में आ गया आपको। चलिए हम इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो हमारा है पोषी स्तर। क्या है पोषी स्तर, पीछे से रिलेटेड है तो इसलिए हमने कहा है पहला आपने भाग नहीं देखा है तो लगातार देखेंगे तो आपको सीरीज बाई सीरीज अच्छे से समझ में आता रहेगा। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आपको शब्द आपको पता है किस तरह से आपके सामने आसान सी भाषा में बना दिए जाते हैं ताकि आप उसको रटने की दिक्कत ना हो। चलिए हम पोषी स्तर क्या होता है, हमने अभी अभी देखा था। यहां पर ये जो प्रत्येक कड़ी है, देखो एक हमारी कड़ी ये बन गई, सबसे पहला ये हो गया जो हमारे होते हैं उत्पादक, उसके बाद में दूसरे नंबर पे ये आया, तीसरे नंबर पे है, यहां देखो पहले स्थान, दूसरे स्थान, ये तीसरे स्थान। तो एक हम कह सकते हैं हमारे क्या होते हैं, उत्पादक। दूसरा हमारा जो शाकाहारी कह सकते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, मांसाहारी, उसके बाद में सबसे बड़े मांसाहारी। ठीक है, तो इस तरह के क्या बनते हैं, स्तर बनते हैं।
कड़ियां बनती है, इन्हीं कड़ियों को हम क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी स्तर। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, आहार श्रृंखला का प्रत्येक स्तर या प्रत्येक चरण, प्रत्येक स्तर या प्रत्येक चरण क्या कहलाता है, एक पोषी स्तर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोषी स्तर, पोषी स्तर कहलाता है। ठीक है, हमने इसको क्या है, हमारा जो खाद्य श्रृंखला है इसको 4 भागों में बांट दिया गया है, पोषी स्तर को 4 पोषी स्तर। सबसे पहला कौन सा होता है, सबसे पहला होता है स्वयंपोषी, या जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसको हम उत्पादक कहते हैं। स्वयंपोषी मतलब जो अपना भोजन, जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं रहते, जैसे पेड़ पौधे, नीलहली, शैवाल, ये क्या है, वो प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। इस प्रकार के जितने भी जो भी पेड़ पौधे, जीव जंतु जो भी है, जो अपना भोजन सीधा प्रकाश से बना लेते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, प्रथम पोषी स्तर में। द्वितीय पोषी स्तर में कौन से आते हैं, शाकाहारी, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, जिनको हम प्राथमिक उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राथमिक। यहां थोड़ा सा मैं बता दूं, सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्पादक, ठीक है, पहला। दूसरा आता है हमारा उपभोक्ता, दूसरा हमारा क्या आता है, उपभोक्ता। ये उपभोक्ता को हमने कई भागों में बांटा था, ठीक है। जहां हमारा पहला है वो है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर आता है हमारा द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, और फिर हमारा आता है तृतीयक उपभोक्ता। आपको समझाएंगे क्या कौन सा होता है। देखो ये तो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, मतलब जो शुद्ध शाकाहारी होते हैं, ठीक है। दूसरे में वो कौन से आते हैं, जो छोटे मांसाहारी होते हैं। कौन से, छोटे मांसाहारी, जिसको हम छोटे मांसाहारी कहते हैं। और ये कौन से होते हैं, ये बड़े मांसाहारी, छोटे मांसाहारी में जैसे गिलहरी होगी, छोटे छोटे कीट को खा लेती है, मेंढक हो गया, ये छोटे मांसाहारी हैं। जबकि जैसे हमारा शेर हो गया, ठीक है, बाघ हो गया, ठीक है, ये इस तरह के जीव जंतु हैं जो बड़े मांसाहारी होते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर यही कह रहे हैं, यहां पर दोबारा से द्वितीय पोषी स्तर में शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं द्वितीय पोषी स्तर में, जो प्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तृतीय पोषी स्तर कौन सा होता है, द्वितीय पोषी स्तर के बाद में तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर में छोटे मांसाहारी, ये जो हमने छोटे मांसाहारी देखे थे, या फिर इसको द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीय उपभोक्ता। देखो हमने कहा है ना, द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं या छोटे मांसाहारी कह दो, ये इसके अंदर आते हैं। कौन सा, तृतीय पोषी स्तर। चौथे पोषी स्तर में कौन से आते हैं, चौथे पोषी स्तर में आते हैं हमारे बड़े मांसाहारी। बड़े मांसाहारी में जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये आते हैं, या इनको तृतीय उपभोक्ता भी कहते हैं। हमने देख लो, बड़े मांसाहारी को हम तृतीय उपभोक्ता भी कहते हैं। और इसके बाद में हमारा कौन सा आ जाता है, अपघटक, अपघटक आ जाता है। तो आपसे कई बार ये पूछा जाता है, पिरामिड बनाइए, पोषी स्तर का पिरामिड, नामांकित पिरामिड बनाइए, पोषी स्तर का पिरामिड चित्र। तो ये हमारे आकृति पिरामिड जैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है उत्पादक, सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे नीचे बनाना है, ध्यान रखना। पोषी स्तर में सबसे नीचे उत्पादक, उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, सबसे पहले उत्पादक, उत्पादक के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय उपभोक्ता, फिर तृतीय उपभोक्ता। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ये हमारा कौन सा है, प्रथम पोषी स्तर। ये कौन सा है, द्वितीय पोषी स्तर। ये कौन सा है हमारा, तृतीय पोषी स्तर। और ये हमारा कौन सा है, चौथा पोषी स्तर। कितने पोषी स्तर होते हैं, 4, ठीक है। हमारे जो 4 पोषी स्तर है वो इस तरह से, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। कई बार ये चित्र ही आपसे पूछ लिया जाता है, और नहीं आपसे ये पूछा गया पोषी स्तर किसे कहते हैं, इसको समझाइए, तब आप भी आपको ये चित्र बनाना है। इस तरह के आप सिंपल से चित्र भी बना देते हो ना, तो आपको एग्जाम में पर काफी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और आपके नंबर में काफी इंप्रूवमेंट आता है। इस तरह के आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने इतना ही लिख दिया ना इसके बारे में और ऐसा चित्र बना दिया, तब भी आपको 3 या 4 नंबर आराम से मिल जाते। 3 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे अगर 3 नंबर का प्रश्न हुआ तो। चलिए हम इसके आगे बात करते हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा उसी से रिलेटेड है, पोषी स्तर और हम खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड। ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है, इनको आप अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा। क्या पॉइंट है, इसको अच्छी तरह समझते हैं, देखिएगा। सबसे पहले, भोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जिससे विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। हमें पता है भोजन क्यों करते हैं, ऊर्जा के लिए। और ऊर्जा क्यों चाहिए हमें, ऊर्जा विभिन्न कार्य करने के लिए। भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, आम सी बात है, सिंपल सी बात है, हम 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते हैं।
अब ऊर्जा हमें क्या काम करती है, ऊर्जा से हमें बहुत सारे कार्य, मैं आपको बोल रहा हूं तो मेरे अंदर ऊर्जा, इसलिए हम जो भी काम करते हैं अगर ऊर्जा है उस ऊर्जा की वजह से हम कर पाते हैं, अगर ऊर्जा नहीं है तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये है। दूसरा देखो, पर्यावरण के विभिन्न घटकों को परस्पर अन्योन्य क्रिया, यानी आपको पता है जैविक और अजैविक घटक क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अन्योन्य क्रिया मतलब निकाय के एक घटक दूसरे से ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसमें क्या होता है, निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमने देखा था एक घटक से जैविक, घटक से अजैविक, अजैविक से जैविक में इस तरह की ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। किस तरह से, देखो यहां पर समझे, सूर्य के प्रकाश से, जो सूर्य का प्रकाश है वो कौन सी ऊर्जा है, सौर ऊर्जा, या प्रकाश ऊर्जा जिसको कह दो, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को क्या करते हैं, स्वयंपोषी, स्वयंपोषी कौन से होते हैं, पेड़ पौधे, इनको ग्रहण करते हैं और इस जो ऊर्जा को है वो किस में बदल देते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। पेड़ पौधे बहुत महान काम करते हैं अपने लिए, वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से उस सौर ऊर्जा को क्या कर देते हैं, उस सौर ऊर्जा को बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। ये पेड़ पौधे काम करते हैं। वो जो सौर ऊर्जा है, सूर्य से ऊर्जा मिली है, पेड़ पौधों ने ग्रहण की और उसको किसमें बदल दिया, रासायनिक ऊर्जा में। अब जितने भी उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता मतलब जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे के सारे इस रासायनिक ऊर्जा पर ही निर्भर रहते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, यह रासायनिक ऊर्जा संपूर्ण जैवमंडल की सभी क्रियाओं का संपादन में सहायक है। अब इस जैवमंडल में जितनी भी क्रियाएं होती है, जितने भी काम होते हैं, वो इसी की ऊर्जा से हो पाते हैं। जैवमंडल मतलब हमारे जीव जंतुओं का जो मंडल है। अगला पॉइंट है, पोषी स्तर से ऊर्जा विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है। ये पोषी, स्वयंपोषी जो होते हैं, जो पेड़ पौधे जो हमारे आते हैं, पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये स्वयंपोषी क्या करते हैं, स्वयंपोषी से ऊर्जा विषमपोषी, विषमपोषी मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता से फिर किसमें, अपघटक में। हमने अभी अभी देखा था, सबसे पहले हमारे स्वयंपोषी आते हैं, ये उत्पादक कह दो, इसको स्वयंपोषी भी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये स्वयंपोषी, सबसे पहले इनसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये किसको देते हैं, उपभोक्ता को, विषमपोषी को, और फिर ये किसको देते हैं, अपघटक को। आगे से आगे ऊर्जा स्थानांतरित होती रहती है। जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है तो कुछ ऊर्जा का भाग हास हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है बीच में। हमारा ऊर्जा का उष्मा जो है, उष्मा पहला नियम है, उष्मा गतिकी का पहला नियम होता है, जब ऊर्जा का प्रवाह एक रूप से दूसरे रूप में। हम क्या करते हैं, हमारी जो पृथ्वी है इसके ऊपर ऊर्जा की मात्रा निश्चित है, हम सिर्फ ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। मैंने भोजन किया, भोजन करने के बाद में जो मुझे ऊर्जा मिली, अब मैं बोलने में खर्च कर रहा हूं, वो ध्वनि ऊर्जा में। तो इस तरह से हमारी सारी ऊर्जा एक दूसरे में रूपांतरित होती रहती है, खत्म नहीं होती। लेकिन जब एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो कुछ ऊर्जा ऐसे ही खत्म हो जाती है। ठीक है, हास हो जाता है, मतलब कुछ ऊर्जा ऐसे ही नष्ट हो जाती है। ये क्रिया एक क्या है, निश्चित क्रिया है, ऐसा होता ही होता है। अब पौधे सूर्य के प्रकाश का 1% भाग खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब पेड़ पौधों पर बहुत सारी, दिन भर में बहुत सारे सूर्य का प्रकाश आता है, जितना वो प्रकाश लेते हैं उससे 1% प्रकाश को ही क्या करते हैं, वो खाद्य ऊर्जा में, यानी उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, जिसके बाद में उसके ऊपर सारी क्या हो जाती है, वो अपना भोजन उसके बनाते हैं 1% ऊर्जा से, और वही आगे निरंतर चलता रहता है। उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, इनसे तक वही ऊर्जा पहुंचती रहती है। भोजन का लगभग 10% भाग जैव मात्रा में बदलता है। हम जितना भोजन करते हैं उससे सिर्फ हमें 10% ऊर्जा मिलती है, जितनी उसके अंदर ऊर्जा है उससे टोटल 10% ऊर्जा ही हमें मिलती है। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम लिखिए। तो हमें क्या करता है, जब एक रूप से ऊर्जा का, जब यह क्या कहते हैं, जब भोजन द्वारा हमें ऊर्जा ग्रहण की जाती है, जब भोजन एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता है तो क्या होता है, मात्र 10% ऊर्जा का ही क्या हो जाता है, ऊर्जा के रूप में। जितना भोजन करते हैं उसकी मात्रा 10% ही क्या होती है, जैव ऊर्जा में बदलती है, जैव मात्रा में मतलब ऊर्जा के रूप में बदलती है। तो बाकी कहा जाती है, शेष भाग जो होता है वो उष्मा के रूप में, पाचन के रूप में, जैव कार्य, अन्य जैविक कार्य जो होते हैं हमारे शरीर के अंदर उनमें, और हमारी शरीर की वृद्धि करने में, इनके द्वारा जनन करने में, इनमें ही खर्च हो जाते हैं। बहुत सारे कार्य हमारे शरीर के होते हैं। अब देखो जितने भी कार्य होंगे उसमें ऊर्जा लगेगी। ठीक है, जब हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, तो कुछ ऊर्जा हमारी, वैसे ही श्वसन आपको पता है, हमने अभिक्रिया पढ़ी थी, श्वसन एक क्या है, उष्मा शोषी अभिक्रिया है।
उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तो वहां पर उष्मा उत्सर्जन होती है, तब भी ऊर्जा वो खर्च होती है। पाचन करते हैं, पाचन की क्रिया ऐसी थोड़ी रहती है, उसमें भी ऊर्जा लगती है, सारे शरीर के अंग काम करते हैं। तो जैविक कार्य और भी बहुत सारे जैविक कार्य होते हैं, जैसे सांस लेना, हृदय का धड़कना, इसमें बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती हैं, इसमें भी क्या होती है, ऊर्जा खर्च होती है। वर्दी, शरीर की वर्दी, हमारे शरीर में धीरे धीरे वर्दी होती है, इसमें भी ऊर्जा खर्च होती है। जनन के कार्य, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर क्या होती है, वर्दी करने से भी क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। तो मात्र 10% ऊर्जा ही क्या रहती है, उष्मा के रूप में हम ग्रहण करते हैं, बाकी तो उसकी 90% ऊर्जा अन्य कार्यों में ही खत्म हो जाती है। प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की मात्रा का औसत 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर में पहुंचता है। जैसे जितनी ऊर्जा आपने मान लो एक पौधे में जितनी ऊर्जा है, अब उससे जो दूसरा पौधा उसके पर निर्भर है, जो प्राथमिक उपभोक्ता, वो उसको खाएगा तो उस पौधे से उसे 10% ऊर्जा मिलेगी। कितनी ऊर्जा, मात्र 10%। इसको हम छोटे से उदाहरण से समझे, मान लो 1000 कैलोरी ऊर्जा थी, किलो कैलोरी मान लो या कैलोरी मान लो, किलो कैलोरी मान लेते हो, ठीक है, ये ऊर्जा थी, ये किसमें थी, एक पौधे में थी। उसके बाद में उसको किसने खाया, एक हिरण ने खा लिया, तो उसका 10% भाग ही मिलेगा। 1000 का 10% कितना होता है, 100। अब उस हिरण को मान लो किसी दूसरे ने खा लिया, शेर ने खा लिया, तो शेर को कितने मिलेगी, 10। तो यहां से देखो 1000 किलो कैलोरी किसमें होगी, आगे जाते जाते 10%, नीम से 10 क्या होती है, सिर्फ 10% ही अगले स्तर तक पहुंचती है। आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पौष्टिक स्तर के बाद में उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे हमने पौष्टिक स्तर ये बना रखे, पहले इसमें ऊर्जा मिलेगी, उसका 10% इसको, मतलब उसका मात्र 10% ही मिला, उसका भी 10% इसको मिला, जितनी बची है उसका भी 10% चौथे। तो चौथे स्तर तक पहुंचते पहुंचते यहां पर देखो, हम इस उदाहरण को समझे तो जैसे ही अगले पर जाएगा तो 1 किलो कैलोरी रह जाएगी मात्र, यानी 1000 किसमें बदल गई, मात्र 1 किलो कैलोरी में, 1 किलो कैलोरी में बदल गई। तो देखो कहां से शुरू हुई थी और लास्ट चौथे स्तर पर जाते सिर्फ 1 किलो कैलोरी लगी। तो यही कह रहा है कि आहार श्रृंखला में प्रत्येक चरण में, जैसे चरण बढ़ते हैं, पहले पौष्टिक स्तर से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे चौथे पहुंचेंगे तो ऊर्जा की मात्रा बहुत कम रह जाएगी उपयोग होने लायक। सामान्यतः निचले पौष्टिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। निचले पौष्टिक स्तर में हमारा पौष्टिक स्तर ये रहा, इसमें सबसे ज्यादा कौन होते हैं, उत्पादक, सबसे ज्यादा इस पृथ्वी पर क्या उत्पादक, उत्पादक के बाद में उससे थोड़ी कम मात्रा है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। यानी जो बड़े मांसाहारी होते हैं वो गिनती के ही होते हैं। अपने भारत में ही देख लो बाघों की संख्या कितनी है और इसकी तुलना में हिरण की संख्या कितनी है, उसके तुलना में पेड़ पौधों की संख्या कितनी है। तो ये हमारा क्या है, पौष्टिक स्तर में निचला मतलब जो नीचे पौष्टिक स्तर है उसकी मात्रा। अगला जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, आहार जाल। जाल शब्द से आपको कुछ समझ में आया, जाल क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे जानवर को, पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल काम में लिया जाता है। वो क्या होता है, एक तरह से उलझी हुई संरचना होती है, ठीक है, कोई किधर से धागा बांध दिया, कोई किधर से बांध दिया, तो इस तरह से रस्सियां बांधकर उसको बनाया जाता है। चलिए इससे ही संबंधित है, आहार जाल क्या होता है, प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के द्वारा खाया जाता है। प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के द्वारा खाया जाता है। हम देखते हैं, यहां से हम स्टार्ट करें, पौधे, इस पौधों को मान लो कीट ने खाया, इस पौधों को हिरण ने भी खाया, इस पौधों को मान लो खरगोश ने भी खाया, ठीक है। अब यहां से क्या है, इस कीट को कौन खा रहा है, मेंढक, ठीक है। हिरण को कौन खा रहा है, शेर। खरगोश को भी खा जाता है शेर। यहां से खरगोश को कौन खा गया, मान लो भेड़िया। भेड़िया हिरण को भी तो खा सकता है, ठीक है, भेड़िया हिरण को भी तो खा सकता है। यहां से मेंढक, तो मेंढक के बाद में अपन बात करें आगे, मेंढक के बाद में क्या है, सर्प। तो यहां पे देखिए खरगोश को भी खा जाता है सर्प, खरगोश को भी सर्प खा जाता है। शेर जो है यहां पे, इसके बाद में अपन बात करें बाज, अगर बाज है शेर भी खा जाता है। बाज किसको खा जाता है, शेर को खा जाता है, या शेर बाज को खा गया, मान लो जिसको भी पकड़ लिया उसको खा जाएगा। तो ये इस प्रकार क्या है, एक उलझी हुई संरचना बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला, सॉरी खाद्य जाल या आहार जाल जिसको कहते हैं। देखिए प्रत्येक जीव 2 या 2 से अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है। आपने देखा यहां पर खरगोश 2 या 2 से अधिक जीव इसको खा जाते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, ठीक है।
और जो समय अनेक प्रकार के जीवों पर आहार बनते हैं। जो समय क्या है, अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अब खरगोश है, वो पौधे के एक प्रकार के पौधे थोड़ी खाता है, वो तो हजारों तरह के पौधे खा लेगा। गेहूं का पौधा भी खा लेगा, आपने देखा गाजर भी खा लेता है, और भी पालक वगैरह ये खा लेता है। तो कई तरह के पौधे पर निर्भर रहता है, एक तरह के नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, हर जीव क्या है, दो या दो से अधिक क्या है प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, और जो समय अनेक प्रकार के जीवों को अपना भोजन बनाता है। इस प्रकार की आहार श्रृंखला एक जाल जैसी संरचना बनाती है। ये क्या बना देती है, एक जाल जैसी संरचना बना देती है। और इस जाल जैसी संरचना को क्या कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। ये आहार जाल है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय या एक ही दिशा में होता है। ये अच्छी तरह ध्यान रखें, इसका ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, एक ही दिशा में होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, देखो पौधे से किसने ऊर्जा प्राप्त की, खरगोश ने। खरगोश से किसने की, भेड़िए में। कभी भी ऐसा नहीं होगा भेड़िए से खरगोश में ऊर्जा जाए, नहीं होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा हिरण से ऊर्जा मिले पौधों को, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं, हर में एक स्टेप से आगे एक दिशा में ही चलती रहती है। ये हमेशा ऊर्जा ऐसे चलेगी इसी दिशा में, कभी भी उल्टी दिशा में नहीं चलेगी। हमने देखा है, हम रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ते हैं तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है जो एक ही दिशा में चलती है, कुछ दोनों दिशाओं में चलती है। तो ये जो है, जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक ही दिशा में होता है। कई बार ऊर्जा के प्रवाह का आपको आरेख पूछ लिया जाता है, ऊर्जा के प्रवाह का आरेख। ये क्या है, ऊर्जा प्रवाह आलेख, आरेख। सबसे पहले कौन सा आता है, सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण करता है, उत्पादक। उत्पादक, उत्पादक को कौन खाता है, शाकाहारी। शाकाहारी जो जीव होता है। शाकाहारी को कौन खाता है, मांसाहारी, छोटे मांसाहारी। और मांसाहारी को बड़े मांसाहारी खा जाते हैं। कौन खा जाते हैं, बड़े मांसाहारी। तो ये क्या है, ऊर्जा प्रवाह आरेख। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ऊर्जा प्रवाह आरेख। और ऊर्जा का आपको ऐसे लिखना है, एक जीव क्या होता है, एक जीव से दूसरे जीव को क्या मिलती है, उसके ऊपर निर्भर रहता है। एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है, और जो समय दो या दो से अधिक जीवों को खाता है, अपना भोजन बनाता है। तो इस तरह के एक जाल जैसी संरचना बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य जाल या आहार जाल जिसको कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। इसके बाद में बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन क्या होता है, आजकल अपन खेतों में इसमें देखते हैं, सब्जियों को अच्छी तरह पकाने के लिए, कीट इससे बचाने के लिए, रोगों से रसायनों का उपयोग किया जाता है। ये रसायन क्या होते हैं, पानी में जैसे ही मिलेंगे तो पानी किसके द्वारा, पौधे द्वारा ग्रहण किया जाता है, वो किस में चले जाते हैं, पौधे में चले जाते हैं। वो जो रसायन थे वो पौधे में चले गए। अब पौधे पर तो बाकी पूरे सारी के सारे जीव किसके ऊपर निर्भर है, पौधों पर। तो जो पौधे को खाएगा वो उसके शरीर में चले जाएंगे, और उसको जो खाएगा, उस जीव को जो खाएगा उसके अंदर चले जाएंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पोषक स्तर आगे बढ़ता है, ये जो रसायन है वो खाद्य जाल में प्रवेश कर जाते हैं, और फिर उसके बाद में एक से दूसरे में पहुंचते रहते हैं। और ये हमारे क्या है, इसमें प्रवेश कर लेते हैं, और फिर इनको खाद्य जाल को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, खाद्य श्रृंखला को। कैसे, इसको उदाहरण से समझते हैं। अगर मान लो हम कोयला खाएं, तो इस कोयले से हमें ऊर्जा मिलेगी क्या। जैसे हम भोजन में खाते हैं, जो भोजन में हमारी जो चीजें हैं वो खाने से हमारे वो उसमें क्या हो जाता है, उसका पाचन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है, पाचन। इसलिए उससे क्या मिलती है, ऊर्जा। कोयले का शरीर हमारा पाचन नहीं कर पाएगा, पचा नहीं पाएगा। अगर नहीं पचा पाएगा तो ऊर्जा भी नहीं मिलेगी उससे। तो इसी तरह ये जो आगे रसायन होते हैं, जैसे मान लो पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु है, जो मर जाता है वो अपघटक होते हैं, वो अपघटक भी उसका अपघटन नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे जैसे जैसे पोषक स्तर में मान बढ़ता जाता है, जैसे जैसे मान लो अपने पौधे खाए, एक साल हमने खाया गेहूं जो हुई, उसके बाद दूसरे साल खाएंगे, वो अपने शरीर के अंदर जमा रहेंगे। पहले वाले वो रसायन है वो शरीर के अंदर जमा रहेंगे, फिर दूसरे साल के अपने गेहूं लेके उसमें कोई रसायन थे वो भी जमा होते जाएंगे। तो इस तरह से हमारे क्या है, खाद्य श्रृंखला को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ रसायन इसके अंदर मिल जाते हैं, जिसको हम जैव आवर्धन कहते हैं। देखो क्या है, जब कोई रासायनिक हानिकारक रसायन भोजन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं, भोजन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश, जैसे मैंने बताया कुछ रसायन मिलाने से पेड़ पौधे या कुछ जीवों को इससे मिलते हैं, तो वो क्या होते हैं, खाद्य श्रृंखला में जैसे प्रवेश कर जाते हैं, तो ये इनका सांद्रण मतलब इनकी मात्रा, उसके अंदर मात्रा धीरे धीरे प्रत्येक पोषक स्तर में बढ़ता जाता है। इसकी जो सांद्रण है, इसकी मात्रा है, वो धीरे धीरे प्रत्येक पोषक स्तर में बढ़ती जाती है। ठीक है,
इस परिघटना को जैव आवर्धन कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। ये जो बढ़ती जाती है इसको हम क्या कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। इसके बाद हम आगे देखें, क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षक है। अब ये जो अपने आहार श्रृंखला पड़ी थी ना, मनुष्य को सबसे शीर्षक माना जाता है, सबसे लास्ट में। जैसे सबसे पहले पेड़ पौधों के बाद में प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय, तो सबसे ऊपर जो माना जाता है वो मनुष्य को माना जाता है। ठीक है, ये हमारे रसायन में सर्वाधिक, तो सबसे ज्यादा लास्ट में जो रहेगा उसके ज्यादा सबसे ज्यादा रसायन रहेंगे। तो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ये रसायन पहुंच जाते हैं इंसानों के, और ये फिर हमें क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ये क्या है, ये एक अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। इसको मैं थोड़ा सा यहां पर क्लियर कर देता हूं। यहां पर आप छोटी सी दो परिभाषाएं देखेंगे, एक तो जैव निम्नीकरणीय, जैव निम्नीकरणीय होते हैं, एक अजैव निम्नीकरणीय। देखो, जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय होते क्या हैं, जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अपघटन कर देते हैं। और जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते, उनको अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। जैसे मान लो कोई पेड़ पौधा है, जीव जंतु है, ये मर जाता है तो सूक्ष्म जीव उसको वापस मिट्टी में मिला देते हैं। तो वो कौन से हैं, वो सारे जैव निम्नीकरणीय हैं। कोई भी इंसान हो गया, कोई भी पेड़ पौधा है, ये सारे क्या है, जैव निम्नीकरणीय। जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अजैव निम्नीकरणीय होते हैं, जिनको सूक्ष्म जीव कुछ भी नहीं खा। जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक को कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं खाता, इसलिए वो हजारों सालों तक वैसा ही बना रहता है, उसका अपघटन नहीं कर पाते। चमड़ा है, किसी भी जीव जंतु का अपन देखते हैं, चमड़ा जो होता है उसका भी सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते, इसलिए वो लंबे समय तक पड़ा रहता है। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनका सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, और जिनका अपघटन नहीं कर पाते सूक्ष्म जीव, वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। ये जो रसायन होते हैं ना, जो अपन इसके दवाइयों का इसमें उपयोग करते हैं, ये रसायन अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं, इसलिए इनका सूक्ष्म जीव अपघटन नहीं कर पाते, तो ये आगे से आगे अगली श्रृंखला में चलते जाते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखा। सबसे पहले खाद्य श्रृंखला क्या होती है, आहार श्रृंखला क्या होती है। आपको समझ में आ गया कि हर जीव दूसरे जीव से जुड़ा रहता है, दूसरा तीसरे को भोजन बनाता है, तीसरा चौथे को भोजन बनाता है, उसको खा जाता है। उसके बाद में हमने देखा पोषी स्तर, यानी जो खाद्य श्रृंखला है उसके प्रत्येक स्तर को हम पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले में क्या होता है, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, तो 4 पोषी स्तर हो जाते हैं। उसके बाद में हमने देखा खाद्य जाल क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है खाद्य जाल। इसमें क्या होता है, हर जीव 2 या 3 प्रकार के जीवों को खाता है, अपना भोजन बनाता है, और वो 2 या 3 प्रकार के जीव अन्य 3 या 4 प्रकार के जीवों को खाते हैं। तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाती है, जाल जैसी एक संरचना बन जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। और उसके बाद में हमने देखा जैव आवर्धन। ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज्यादा इसका फेवरेट जो एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक है वो ये है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसके बचे हुए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ओजोन परत के बारे में हम पढ़ेंगे, किस तरह से उसको नुकसान होता है, और कचरा प्रबंधन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।